आई एम हमाद। और पॉपुलर डिमांड पे जैसे कि साहब फरमाइश कर रहे थे कि हमें कंटेंट चाहिए, हमें सिर्फ स्ट्रक्चर से काम नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों के ज़हनों में क्वेश्चन होगा जिन्होंने बात शायद नहीं भी की कि हमें बनी बनाई खीर मिल जाए यहाँ पे। तो आई जस्ट वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि सीएसएस ऐसा एग्जाम है कि आपका मुकाबला बहुत ज्यादा जबरदस्त स्टूडेंट्स के साथ है जो कि कंटेंट के लिए खुद बहुत ज्यादा रिसर्च करके मेहनत करके लेके आते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा समझता है कि उसे कोई एक कंटेंट कहीं पे मिल जाएगा, 4 पेजेस मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, बनी बनाई चीज मिल जाएगी, तो वो एक बहुत गलत अप्रोच है। वो अपने अपने थॉट्स को किल कर रहे हैं खुद ही, और अब सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो रहा। अगर मैं टॉपिक पे आपको कंटेंट दे देता हूँ तो मुझे नहीं पता कि उस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन आएगा। अगर आपने खुद रिसर्च करके अपने नोट्स खुद बनाए होंगे और फिर स्ट्रक्चर मेरा फॉलो करेंगे तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप लोग सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं, ये कोई मैट्रिक एफएससी तो है नहीं कि जिधर आप लोग हर चीज शुरू से सिखानी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आप लोग खुद काम करेंगे, खुद रिसर्च करके अपने नोट्स खुद बनाएंगे और फिर खुद टॉपिक्स पे ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी, तो जो बंदा तो सीएसएस क्वालिफाई करना चाहता है तो वो ये वीडियो यहीं पे बंद कर दे, आगे वीडियो ना देखे। बाकी सबके लिए ये वीडियो है। वन मोर थिंग कि कंटेंट मैं कैसे इकट्ठा करता हूँ, वो दो चार चीजें मैं भी आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग उनको फॉलो करें। एक तो आप सारे सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग डॉन जरूर पढ़ते होंगे। डॉन न्यूज़पेपर तो सबके लिए कंपल्सरी होगा एक तरह से। डॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉन आपने कभी भी नहीं छोड़ना। डॉन में भी फिर क्या पढ़ना है, जब आप अच्छा वेल रेड हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप सारा डॉन नहीं पढ़ते। कुछ स्पोर्ट्स, बिजनेस एड, उसमें इन स्टेप पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप उसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ें, टॉप न्यूज पढ़ें, लेटेस्ट पढ़ें, इंटरनेशनल न्यूज पढ़ें और ओपिनियन पढ़े, अच्छे राइटर्स के ओपिनियंस पढ़े। सिर्फ उसमें उसमें जो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हैं लाइक सीरियल अल्मेडा, आप उनको ना पढ़ें। आप सिर्फ अच्छे मुनीर अकरम के, जाहिद हुसैन के, साकिब शेरानी, मोहित यूसुफ, इनके आर्टिकल्स पढ़ें। तो यहाँ से आपका कंटेंट आता है। फॉर एग्जांपल मुनीर अकरम का एक आर्टिकल है, पॉवर्टी पे ही आर्टिकल है, डजन पॉवर्टी प्रॉब्लम्स, इस तरह का एक आर्टिकल है। वो पॉवर्टी को बड़ा अच्छा डिफाइन करता है। अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको कहीं कंटेंट की जरूरत ही नहीं है। डॉन के साथ फिर आप एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर क्यों जरूरी है, मैं क्यों समझता हूँ कि इंटरनेशनल न्यूज़पेपर जरूरी है, आप मुझे खुद बताएं कि आखिरी बार पाकिस्तानी अखबार डॉन में सीरियन क्राइसिस या मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस पे कब कोई अच्छा आर्टिकल आया था? कभी भी नहीं आया, शायद 2 महीने पहले आया था। तो जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वो कवर नहीं करते हमारे अखबार अच्छे। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे वो आप अपनी मर्जी से न्यूयॉर्क टाइम्स देख लें, वॉशिंगटन पोस्ट देख लें, गार्डियन देख लें, उसमें फिर आप इकोनॉमिस्ट देख लें। इकोनॉमिस्ट मैं बड़ा पसंद करता हूँ। इकोनॉमिस्ट के जो ये वीकली मैगजीन है, इसको फॉलो करें। इसके आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, बड़े सिंपल होते हैं, आपको आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप करने में बड़ा हेल्प करते हैं। उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, आप उसके बाद मैगजीन्स पढ़ें। जो एफपीएससी के रिकमेंडेड मैगजीन है उसमें जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के मैगजीन आता है, उसको फॉलो करें, बड़े अच्छे आर्टिकल्स होते हैं उसमें। फिर आप इंटरनेशनल मैगजीन फॉरेन अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप डिप्लोमेट फॉलो कर सकते हैं। अ, ये वो आर्टिकल जो मैगजीन्स हैं जिनको मैं बड़ी वेटेज देता हूँ। ये इसलिए मैं देता हूँ क्योंकि जो अखबार है उसमें जो चीज आती है वो अगले दिन ही चेंज हो जाती है। लेकिन जो मैगजीन है वो कंसोलिडेटेड डाटा होता है पूरे मंथ का, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करते हैं। तो मैगजीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा फिर आप लोग यूट्यूब का बड़ा अच्छा यूज करें। यूट्यूब का अच्छा यूज करना क्यों जरूरी है? यूट्यूब का अच्छा यूज करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो हमारी विजुअल मेमोरी होती है वो हमारी रीडिंग मेमोरी से बहुत स्ट्रांग होती है। तो आप लोग अगर यूट्यूब को फॉलो करें, उसमें कुछ चैनल्स हैं, आरटी है, टीआरटी वर्ल्ड है, उसके अलावा बीबीसी है, बीबीसी की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज हैं। इस पे आप लॉन्ग डॉक्यूमेंट्रीज भी देख सकते हैं, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। फिर टॉक शोज में चले जाएं तो हेड टू हेड है अल जजीरा का, वेरी गुड शो, वेरी गुड टॉक शो। मेहदी हसन इज अ ब्यूटीफुल जर्नलिस्ट, बड़ा अमेजिंग बोलते हैं वो, आप इसको जरूर सुने। इनसाइड रिपोर्ट है अल जजीरा का। उसके अलावा अप फ्रंट है, अप फ्रंट। उसके अलावा आप लोग छोटी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए 5-5 मिनट के इश्यूज के, फॉर एग्जांपल इरानियन रेवोल्यूशन है, खुमेनी रेवोल्यूशन 1979, उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी होगी। कैस्पियन रिपोर्ट के ऊपर एक चैनल है यूट्यूब पे, कैस्पियन रिपोर्ट, इसको फॉलो करें, आपके काफी सारे इश्यूज कवर हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका कंटेंट है जो आप आर्ग्यूमेंट डेवलप करते हैं। ये वो चीजें जो आपने खुद करनी है। अगर तो मैं ही करके लेके आऊंगा तो वो एफर्ट तो सारी मेरी है और वो चीजें मुझे ज्यादा अच्छी तरह याद होंगी बजाय कि आपको। आप अगर खुद एफर्ट करके उनको डेटा कंसोलिडेट करेंगे तो आपको वो चीजें कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं चाहे आपको बताता रहूं बताता रहूं बताता रहूं, ये स्विमिंग की तरह है। मैं आपको बताता रहूं, आप खुद नहीं करेंगे तो आपको स्विमिंग नहीं आएगी। रोटी पकाने का जिस तरह तरीका है, मैं आपको बताता रहूं कि रोटी ऐसे पकानी, जब तक आप खुद नहीं पकाएंगे
पहली बार शायद 14 कोने और रोटी के, अगली बार 13 होंगे और आखिरी बार फिर एक गोल ही होगी वो। तो आप खुद जब तक एफर्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे। अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ऐसे का सिलेबस क्या है और किस टॉपिक पे ऐसे आ जाएगा। ये बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है कि पकी पकाई खीर यहाँ पे मिलेगी। आप लोगों ने खुद सोचना है, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल अप्रोच को अपनी एक्टिव करें। लेकिन क्योंकि अब बात हो रही है तो फिर हम बात करते हैं, पॉवर्टी के ऊपर कंटेंट है इस पे, हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि पॉवर्टी होती क्या है। वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है उसमें, जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को डिफाइन करता है कि एनीबडी हु इज लिविंग अंडर $1.90 पर डे पर पर्सन इज लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक की है, इसको सबको आना चाहिए, ये आपको विकिपीडिया से भी मिल जाएगी। फिर एक बात की जाती है कि इज इट अ फॉर्म ऑफ इनजस्टिस, क्या ऐसा है कि ये हमारे पर्पसफुली डिजाइन की गई है, क्योंकि कोई भी गरीब जो होता है वो अपनी चॉइस से तो गरीब नहीं होता, उसके ऊपर किसी ने सुपर इम्पोज की है, ये क्या है, क्या ऐसे मसले मसाइल हैं। इट सीम्स लाइक इट इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ इनजस्टिस। तो ये दो क्वेश्चंस हैं बड़े पॉवर्टी के हवाले से, जिनको एड्रेस करना जरूरी है। फिर एक और बात है कि पॉवर्टी सिर्फ एक जगह पे, कंसंट्रेशन इसकी दुनिया में एक जगह पे क्यों है। एशिया में अगर आप देखते हो, साउथ एशिया में आपको सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मिलेगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये वो कंट्रीज हैं जो दे आर नॉट रिच, और यहाँ पे काफी पॉवर्टी है। तो ऐसा क्यों है कि इन एरियाज में ज्यादा है, बाकी एरियाज में कम है। क्या ये डिजाइन की गई है? तो जब पॉवर्टी को हम देखते हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बड़े जहन में आते हैं हमारे। पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें तो कुछ बेल्ट है हमारी जो कि बड़े अच्छे, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं, बलूचिस्तान है, सिंध, इंटीरियर सिंध है, और सदर्न पंजाब है, जो कि रिलेटिवली दे आर वेरी पुअर, और वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों कि कुछ जगह ज्यादा, अगर तो पॉवर्टी से नेचुरल फिनोमेना, फिर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो क्या ये मैन मेड है? तो इनके ऊपर ये आपको क्वेश्चन जब भी आप उठाएंगे, पॉवर्टी का टॉपिक उठाएंगे, तो क्वेश्चन फौरन जहन में आते हैं। तो पॉवर्टी दूर करने के लिए बेसिक नीड्स क्या होती हैं? उसमें सबसे पहले भुट्टो साहब का नारा ज़हन में आता है, कि जुल्फिकार भुट्टो ने कहा था रोटी कपड़ा मकान। तो आइडियली स्पीकिंग तो रोटी, कपड़ा और मकान जो है जिसके पास ये है, तो शायद वो पॉवर्टी में नहीं है। लेकिन ये है ओल्ड डेफिनेशन। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात दुनिया में की जाती है कि अगर एक बंदा खाना खाता है तो कितना खाता है, कपड़ा है तो कितना है, उसके पास मकान है तो किस तरह का मकान है, उसके पास एजुकेशनल फैसिलिटी है, उसके पास हेल्थ की फैसिलिटी है। ये सब चीजें मिला के फिर अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाती हैं, और अब दुनिया में ये नोशन ज्यादा सामने आ रहा है। और जो हमारे एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसका भी एक बहुत मेन एजेंडा है। पाकिस्तान में भी अगर हम पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करते हैं, तो इसकी जो परसेंटेज है जो हु आर स्टिल लिविंग अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो भी 29.5% हमें अभी भी नजर आती है। अगर हम सिंपल पॉवर्टी की बात करते हैं, देयर आर फिगर्स व्हिच एक्सीड मोर देन 40%। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग कि मल्टी डायमेंशनल भी बहुत ज्यादा है और हमारी सिंपल पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा है। तो फिर हम बात करते हैं इसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी होती किस किस टाइप की। एक तो स्ट्रक्चरल पॉवर्टी है, वो कौन सी हो सकती है? वो तो दो मॉडल्स पे है, दुनिया में दो मॉडल जिन पे बात बहुत ज्यादा की गई थी। कैपिटलिस्ट मॉडल था एक, और एक कम्युनिस्ट मॉडल था। कम्युनिस्ट जो मॉडल था, उनका तो लार्जली एम यही था कि दुनिया में सब इक्वालिटी हो, हर बंदे के पास बराबर अपॉर्चुनिटीज हो, बराबर पैसा हो। लेकिन कम्युनिज्म फ्लॉप हो गया और कैपिटलिस्ट सिस्टम जीत गया। अब कैपिटलिस्ट सिस्टम इट्स अ स्ट्रक्चरल पॉवर्टी, अगर आप फैक्ट्री लगाते हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, और आपको एट द एंड आपने 30 बंदे काम करने के लिए वहां पे रखे हुए हैं, और एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपको $30 प्रॉफिट अगर होता है, 30 रुपीज प्रॉफिट अगर आपको होता है, तो क्या आप वो 30 जो रुपए आपको प्रॉफिट हुए वो आप सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर वो आपकी सिर्फ जेब में जाएंगे? उनके पास सिर्फ पे जाएगी उनकी, और आपकी जेब में 30 रुपीज प्रॉफिट जाएगा। अगर तो आपकी जेब में सिर्फ आपकी जेब में जाएगा, तो आप कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं। अगर आप सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने कम्युनिस्ट फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि दुनिया कैपिटलिस्ट मॉडल पे बनी हुई है इस वक्त, इसका मतलब अपनी जेब में रखेंगे तो गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल पॉवर्टी, कि ये हमने खुद डिजाइन की हुई है थ्रू दिस कैपिटलिस्ट मॉडल। तो एक तो ये हो गया। फिर एक साइक्लिकल पॉवर्टी होती है। ये क्या चीज होती है? इसमें ये परमानेंट पॉवर्टी के एक स्टेट नहीं होता, ये टेम्परेरी होती है। इसमें फेजेस आते हैं कि आपको शायद जॉब नहीं मिल रही कभी, तो आप उस स्टेट में चले गए हैं,
या आपके कुछ लोग जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनकी वो दिहाड़ी नहीं लगती, तो वो साइक्लिकल पॉवर्टी में जा सकते हैं। फिर कोई नेचुरल डिजास्टर ऐसा आ गया कि कोई अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गए कि आपकी सब जायदाद हर चीज खत्म हो गई है, तो वो आपको पॉवर्टी में लेके जा सकते हैं। फिर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की और वो दैट टर्न्ड आउट टू बी डिसइन्वेस्टमेंट, तो वो आपके एक पॉवर्टी में लेके जा सकते हैं। तो ये टेम्परेरी नॉर्मली होती है, आप इससे बाहर निकल आते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चरल पॉवर्टी है, दिस इज लॉन्ग, दिस इज लेंथी, और ये आपकी शायद आपकी जनरेशन में चलती है ये। तो फिर एक और बात की जाती है एक पॉवर्टी के बारे में। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, जो आपको विकिपीडिया से भी मिल जाएंगी और आपको बाकी इंटरनेट से भी मिलेंगी। लेकिन मैं दोबारा रीइंफोर्स कर रहा हूँ कि पॉवर्टी का जो एजेंडा था, इसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया था जब एमडीजीज आए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए थे 1990s में आए थे ये। और ये डिस्कस किया गया था कि बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी हम दुनिया से पॉवर्टी खत्म कर देंगे। लेकिन दुनिया से पॉवर्टी नहीं खत्म हुई, तो दिस इज अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ 21st सेंचुरी। और हम अभी तो 18 साल हमें अगली सदी के भी गुजर चुके हैं और अभी तक वी आर नोवेयर नियर टू रिमूव दिस, इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। तो ये बहुत मसले मसाइल हैं अभी के, अभी तक हम इतना दूर है अपने टारगेट से, एम से, जो कि काम 18 साल पहले हो जाना चाहिए था, अभी भी हम उससे उतना ही दूर है शायद। और शायद पॉवर्टी बढ़ भी रही है दुनिया में। दिस इज अनदर थ्योरी कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। अभी भी जो मिडिल क्लास है वो भी ऐसा ऐसा नीचे को पुश हो रही है। जो मिडिल क्लास के ऊपर वाले हैं वो अपर क्लास में जाते जा रहे हैं, और जो नीचे वाले हैं वो पॉवर्टी में धकेलते जा रहे हैं, ड्यू टू सर्टेन रीजन, जो रीजन मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। तो फिर एक बात की जाती है कि क्या कोई क्विक सोल्यूशन है पॉवर्टी का? ऐसा है कि हम जाके इनको ये कुछ नोट पकड़ा दें, पैसे पकड़ा दें, ये चीजें दे दें तो जाके पॉवर्टी खत्म हो जाएगी? तो ऐसा कोई क्विक सोल्यूशन नहीं है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, आपको इसमें बड़ा एफर्ट करनी पड़ती है और पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ती है, और बड़ी दूर अंदेशी की सोच रखनी पड़ती है, फिर जाके इसका कोई सोल्यूशन निकला। तो देयर इज नो क्विक सोल्यूशन टू पॉवर्टी। फिर रीजंस की बात होती है जो कि आप अपने किसी भी ऐसे के अंदर यूज कर सकते हैं। पॉवर्टी पे किसी भी तरह के ऐसे आता है तो उसमें रीजंस ऑफ पॉवर्टी तो ऑब्वियसली डिस्कस की जाएंगी। तो उसमें एक रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ही इतनी बड़ी है कि रिसोर्सेज कम है। इसमें माल्थस की जो थ्योरी थी कि जो हमारी माल्थस एक थ्योरिस्ट था, माल्थस, यस, माल्थस की थ्योरी थी कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, और जो हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं कर पा रहे। उनकी जो रेशो है वो रिलेटिवली बहुत कम है। तो क्योंकि आबादी अगर हम देखते हैं 1901 में दुनिया की जो पॉपुलेशन थी दैट वाज नियर 2 बिलियन, और अभी हम देखते हैं तो 100 साल के अंदर अंदर अब 7 बिलियन भी क्रॉस कर चुके हैं। तो वी आर एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन। तो जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, दुनिया तो हमारे पास एक ही है, अर्थ हमारे पास एक ही है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड ही हैं, तो हर बंदे को इक्वल चीजें नहीं मिल सकती। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है पॉवर्टी में। फिर उसमें इन्फ्लेशन आ जाती है कि महंगाई हो रही है दुनिया में बहुत ज्यादा। पाकिस्तान भी देखें कि शायद एक जो आप चीज थी, अगर हम बचपन की अपनी एग्जांपल ले लें तो हमें 1 रुपए में 4 टॉफी मिल जाती थी और अब 4 रुपए की 1 टॉफी मिलती है। तो ये एक इन्फ्लेशन की बहुत बड़ी एग्जांपल है कि महंगाई इतनी हुई कि हम चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, और गरीब जब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकेगा तो वो पॉवर्टी में धकेलता जाएगा। ये इन्फ्लेशन की एग्जांपल हो गई। फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जनाब अनएम्प्लॉयमेंट है ही बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग है। लोग डिग्री भी कर लेते हैं, लोग पढ़ भी लेते हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। तो ये पॉवर्टी की बहुत बड़ी रीजन है। उन्हें वो होपलेस केस बन जाता है। पाकिस्तान में तो इट इज लार्जली प्रिवेलेंट, 7.8% हमारी है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। बहुत ज्यादा ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इतना नहीं होना चाहिए। तो ये वो रीजन है जो कि आपको पॉवर्टी की तरफ धकेल, जब आपने पढ़ लिया और अपने इन्वेस्टमेंट की और वहां पे पैसा लगाया और आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, तो जो आपको पहले का पैसा था वो भी जाया हो गया, आपको कुछ नया भी नहीं आया, तो आप पॉवर्टी के और करीब चले जाते हो। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। फिर इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। एक तो चले ऐसा है कि बंदे ने नौकरी पढ़ा और फिर उसको नौकरी नहीं मिली, अनएम्प्लॉयमेंट हुई। एक कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो पढ़ाई ही अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इतनी ज्यादा पॉवर्टी में, स्ट्रक्चरल पॉवर्टी में है। एक गरीब का बच्चा अगर एक कोई कूड़ा उठाने वाला है, या इस तरह के कुछ लोग हैं जो कि स्लम्स में रह रहे हैं, उनके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो इलिटरेट रहेंगे पूरी जिंदगी, इग्नोरेंट रहेंगे। उनको ऑप्शन ही नहीं मिल सकेगी कि कभी वो अपनी उस पॉवर्टी से बाहर आए। उनको कोई अपलिफ्ट करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म है ही नहीं। एक ये हो गया। और फिर एक इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी बेसिकली यही है कि आप देखें कि कुछ रिसोर्सेज जो है, फॉर एग्जांपल एक इंसान है, वो अपना, उसके पास पैसे काफी हैं और वो बैंक में जाके पैसे रखता है, और जितने ज्यादा वो पैसे रखेगा उसे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा।
तो ये सिस्टम हमारे कुछ अजीब तरह से डिजाइन किए गए हुए हैं। इनइक्वालिटी इस तरह से बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है कि जिस बंदे के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं बैंक उसे और पैसे देते हैं कि यस यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, टेक मोर मनी। और जिसके पास थोड़े पैसे हैं उसको उसको बैंक और ज्यादा कटौती करके, क्योंकि आपके पैसे कम है इसलिए हम आपके पैसे और काट लेंगे। तो दिस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी इज वेरी वेरी अलार्मिंग एट दिस मोमेंट। इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल बेसिस पे नहीं, अगर हम अपने लेवल पे भी देखें तो हम भी शायद इस तरह सोसाइटी इंडिविजुअल लेवल पे भी उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। फिर एक और रीजन है वॉर्स, जंगें जो होती हैं ये पॉवर्टी की बहुत बड़ी रीजन है। आप देखें अफगानिस्तान में पॉवर्टी इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहां पे जंग 1979 से दे आर इन स्टेट ऑफ वॉर, और वहां पे लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के घर, लोगों की फैमिलीज डिसरप्टेड है, वहां पे देयर इज नो नॉर्मल लाइफ। तो वॉर एक बहुत बड़ी रीजन होती है कि आप अपनी उस पॉवर्टी के स्टेट से बाहर नहीं आ पाते, इन्वेस्टमेंट नहीं होती उस मुल्क में। इन्वेस्टमेंट करने से लोग डरते हैं वहां पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल टर्मोइल। ये वॉर्स इज अ वेरी स्पेशल रीजन। एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म को मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, क्यों, क्योंकि एक रिलीजियस बंदा जो है, जो कि हार्ड लाइनर है, वो किसी ऐसी जगह पे जाके नौकरी नहीं करेगा जो उसके आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही। अगर वो जो उसका लिमिटेड माइंडसेट है वो उसी में ही रहेगा, वो शायद काम ना करे लेकिन वो भूखा मर जाएगा, और लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो ये एक पॉवर्टी की रीजन है, क्योंकि उसके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, रेडिकल आइडियोलॉजी है कि वो किसी और से जाके काम लेंगे ही नहीं जब तक उन्हें अपनी मर्जी के काम नहीं मिलेगा। तो ये फिर वो एक स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी रहते हैं। अब उस घर में अगर उसके 7 बच्चे हैं तो सबको वो केटर नहीं कर सकेगा अगर एक बंदा बैठा हुआ है, जॉबलेस बैठा हुआ है। तो एक्सट्रीमिज्म के बाद फिर इमिग्रेशन है। बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि हम अपने मुल्क से उठ के किसी दूसरे मुल्क चले जाएं। तो अब कनाडा की बहुत बड़ी एग्जांपल है, यूएस की एग्जांपल है कि वहां पे अर्बन स्लम्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। लोग यहाँ से सब कॉन्टिनेंट से स्पेशली, और ईस्टर्न यूरोप से वहां जाते हैं, वेस्टर्न यूरोप और यूएस में। और वहां जाके इवेंचुअली क्या होता है कि उनको वहां पे उस तरह अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, और अर्बन स्लम्स के कॉन्सेप्ट आ गए कि शहरों के अंदर भी जाके झोंपड़ियां बनी हुई हैं और लोग वहां पे बड़े बुरे स्टेट में रह रहे हैं। तो इमिग्रेशन जो है आपको, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी वहां जाके भी नहीं मिली, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको पॉवर्टी की तरफ धकेल रहा है ये भी। फिर एक और बात है कि डिस इन्वेस्टमेंट, कि आपके पास फॉर एग्जांपल 100 रुपया ही था और आपने रिस्क लिया जाके कि आपने वो 100 रुपया जाके इन्वेस्ट कर दिया, और क्या हुआ कि आपकी इन्वेस्टमेंट सारी डूब गई ड्यू टू सर्टन रीजन, या आपकी बेवकूफी की वजह से थी, या कोई किसी को आपको धोखा दे गया। तो सर्टन रीजन हो सकते हैं इसके। तो आपकी आपके जो पैसे थे, जो जितने भी आपके पास थे, वो आपने रिस्क लिया और वो दैट टर्न्ड आउट टू बी बैड, और आप उसे फॉलो नहीं कर सके फिर, और आपके जो पैसे थे वो भी जाया हो गए। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी रीजन है। ग्लोबलाइजेशन, फिर ग्लोबलाइजेशन की मैंने इसमें क्यों मेंशन किया, बहुत सारे लोग शायद इसे ना रीजन समझे। ग्लोबलाइजेशन इसलिए भी मेंशन मैंने किया है क्योंकि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज में जो लेबर है बहुत ज्यादा महंगी है। जब जो दूसरे मुल्क हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री से या डेवलपिंग कंट्री से लोग वहां पे जाते हैं, तो दे आर विलिंग टू अर्न लेस मनी फॉर दैट सेम लेबर जो लोग वहां पे पहले कर रहे थे। तो उनको अपॉर्चुनिटी जॉब की मिल जाती है, और जो लोग वहां पे एग्जिस्ट कर रहे थे उनकी वो जॉबलेस हो जाते हैं। उसकी वजह से भी एक साइक्लिकल पॉवर्टी चल पड़ती है। आप उस एकदम आ जाते हैं स्टेट, क्योंकि आप जॉबलेस हो गए, आपके पास पैसे नहीं, आप उस स्टेट में आ जाते, पॉवर्टी के स्टेट में आ जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के शायद बहुत ज्यादा फायदे भी हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के ये नुकसान भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, और अनएम्प्लॉयमेंट इवेंचुअली पॉवर्टी लेके आ रहे हैं। उसमें फिर एक और बात है, बैड गवर्नेंस की बात है, रीजन। बैड गवर्नेंस यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, बैड गवर्नेंस इसलिए क्योंकि हुकूमत की कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो शायद सिर्फ मिडिल और अपर क्लास को केटर कर रही होती हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, अपने वोट उन्होंने लेने होते हैं। तो बैड गवर्नेंस इस तरह की होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा डेवलपमेंट करें, ह्यूमन डेवलपमेंट पे कुछ पैसा नहीं लगाया जा रहा। तो बैड गवर्नेंस इज वन ऑफ द मेन रीजन स्पेशली इन आवर कंट्री। फिर उसके बाद जो बाकी के जो कोड्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि हम इसमें और क्या क्या चीजें मेंशन कर सकते हैं, वो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें।